नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ 15 प्रश्न 50 से 60 प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि हर एक प्रश्नों को आपको मैं समझाऊंगा। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर आपको कक्षा 6 से लगाकर 12 तक जितनी भी एनसीईआरटी बुक है उन सभी का सॉल्यूशन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखकर ही जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। साथ ही यदि आप सीटेट व एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप परीक्षा ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में आपको उपलब्ध कराई जा रही है और कुछ टेस्ट सीरीज जो होती हैं वो चार्जेबल होती हैं। जो टेस्ट सीरीज चार्जेबल होती हैं उसमें आप जो हमारा कूपन कोड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कूपन कोड है स्टडी DK50, इसका यूज़ करके 50% तक का लाभ उठा सकते हैं। जो भी आप जो टेस्ट सीरीज है उसको खरीदेंगे तो आपको वहाँ पर 50% का लाभ हो जाएगा, यदि आप स्टडी DK50 वहाँ पर कोड यूज़ करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि वचन सुधा के संपादक थे। यहाँ पर देखिए, जो कवि वचन सुधा है इसके संपादक कौन थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कवि वचन सुधा है क्या। तो याद रखिएगा, कवि वचन सुधा एक पत्रिका है। अब बात करते हैं कि इसके संपादक कौन थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, भारतेंदु थे, बाल मुकुंद गुप्त थे या फिर गुलाब राय थे। तो याद रखिएगा, कवि वचन सुधा के बारे में पूछे, हरिश्चंद्र मैगजीन के बारे में पूछे या फिर बालो बोधनी के बारे में पूछे, इन तीनों के ही संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, चाहे वो कवि वचन सुधा के बारे में पूछे, हरिश्चंद्र मैगजीन के बारे में पूछे या फिर बाला बोधनी के बारे में पूछे, ये तीनों ही पत्रिकाएं किसके द्वारा लिखी गई है या फिर इसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए, यदि इनके सन पूछे कि कवि वचन सुधा कब प्रकाशित हुई थी, तो ये हुई थी 1867 में, 1867 में। ये याद आपको रखना है। 15 अगस्त 1867 में कहाँ से आरंभ हुई थी? तो ये वाराणसी से आरंभ हुई थी। इसका ध्यान आपको रखना है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित एक हिंदी समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 15 अगस्त 1867 में वाराणसी में आरंभ हुआ था। याद रखिएगा। और कौन कौन सी इन्होंने पत्रिका लिखी? हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि 1873 सन है, और बाला बोधनी जो कि 1874 में प्रकाशित हुई थी। इस बात का ध्यान आपको रखना है। चलिए, अब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में बात कर लेते हैं, बाल मुकुंद गुप्त के बारे में और गुलाब राय के बारे में, क्योंकि इन तीनों ने भी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है। तो कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में पूछे तो उन्होंने बनारस अखबार जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किया था। कब किया था? 1854 में। याद रखिएगा, 1854 में इन्होंने बनारस अखबार पत्रिका का संपादन किया था। किसने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। चलिए, बाल मुकुंद गुप्त के बारे में जान लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र जो कि एक पत्रिका है इसका प्रकाशन किया था। कब किया था? 1877 में। देखिए, इन्होंने हिंदी की जो पत्र पत्रिकाएं हैं इसके साथ साथ इन्होंने उर्दू के पत्र भी लिखे, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 2 लिखे, एक तो लिखा अखबार चुनार जो कि 1866 में लिखा गया, और दूसरा है कोहिनूर लाहौर जो कि 1888 में इनके द्वारा प्रकाशित किया गया। ये क्या है? उर्दू के पत्र है दोनों ही। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। साथ ही गुलाब राय की बात करें तो उन्होंने साहित्य संदेश जो कि एक पत्रिका है इसका प्रकाशन इन्होंने किया था 1837 में। कहाँ से निकली थी? आगरा से, और ये एक मासिक पत्रिका थी। कौन सी? साहित्य संदेश। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। देखिए, यहाँ पर 8 से 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए यदि आपने ध्यान दिया होगा। तो छोटी छोटी बात का आपको ध्यान रखना है और उनको सभी को याद कर लेना है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा,
नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 1893 में, 1857 में, 1902 में या फिर 1917 में। तो याद रखिएगा कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी वो 1893 में हुई थी। अब बात करते हैं कहाँ हुई थी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये काशी में हुई थी। याद रखिएगा नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1893 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये काशी में हुई थी। और भी दोस्तों इससे संबंधित यानी कि जो संस्थाएं से प्रश्न पूछे जाते हैं और भी पूछे जाते हैं। तो 3 प्रश्न और बताऊंगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना वर्ष है वो किस वर्ष हुई थी और कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी? और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की जो स्थापना हुई थी वो कब और कहाँ हुई थी? तो ये 3 प्रश्न और बताऊंगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हिंदी साहित्य सम्मेलन। ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1910 में। किसकी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की। चलिए यहाँ पर देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के बारे में पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1915 में। कब हुई थी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की जो स्थापना 1915 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास में। एक और प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। यहाँ पर लिख देता हूँ 1936 में किसकी स्थापना हुई थी? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की। और कहाँ हुई थी? वर्धा में। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में काशी में हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी 1910 में प्रयाग में हुई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की जो स्थापना हुई थी 1915 में कहाँ पर हुई थी? मद्रास में हुई थी। साथ में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1936 में हुई थी। कहाँ पर? वर्धा में। तो 4 प्रश्न आपको ध्यान में रखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। चलिए, जहाँ उपमेय की उपमान में संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सरल सा है, आप सभी को पता होगा कि जहाँ उपमेय की उपमान में संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और उत्प्रेक्षा के कितने भेद होते हैं? तो उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से? वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलो उत्प्रेक्षा। ये 3 प्रकार के भेद होते हैं उत्प्रेक्षा के, जो कि आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 4th वाला होगा। चलिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल। यहाँ पर देखिए आयोजन स्थल आपको बताना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का दिल्ली है, मॉरिशस है, नागपुर है या फिर लंदन है। यहाँ पर देखिए आपने ध्यान दिया होगा तो दूसरे प्रश्न में मैंने 4 प्रश्नों का जिक्र किया था, जिसमें एक प्रश्न था कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था 1936 में। कहाँ हुई थी? वर्धा में। अब बात करते हैं कि इस प्रश्न की जानकारी मैं यहाँ पर आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो कि वर्धा में 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, इसी के सहयोग से नागपुर में संपन्न हुआ था। कहाँ पर आयोजन स्थल है? ये नागपुर में है। किसके सहयोग से हुआ था? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की। ये आपको ध्यान में रखना है। और विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। याद रखिएगा, जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। और इसकी पहल किसने की थी? यदि प्रश्न में पूछे कि विश्व हिंदी सम्मेलन की पहल किसने की थी, तो याद रखिएगा ये तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने विश्व हिंदी सम्मेलन की पहल की थी। यदि एग्जाम में पूछे कि विश्व हिंदी सम्मेलन कितने वर्षों में एक बार होता है, तो याद रखिएगा ये 3 वर्ष में एक बार होता है। यदि पूछे एग्जाम में कि पहली बार कब मनाया गया था विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये 10 जनवरी 1975 को बनाया गया है। कब बनाया गया था? 10 जनवरी 1975 को बनाया गया था। और ये 3 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। पहले ये 4 वर्ष में आयोजित किया जाता था, लेकिन अब इसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इस सम्मेलन में 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में याद रखिएगा 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए ये सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए,
अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक है। यहाँ पर देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, गेहूं और गुलाब क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का निबंध है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है। राम वृक्ष बेनीपुरी है, यशपाल है, अज्ञेय है या फिर अस्क है। तो याद रखिएगा, गेहूं और गुलाब जो कि एक निबंध है, इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी। यहाँ पर देखिए राम वृक्ष यानी कि इनके नाम के पीछे बेनीपुरी शब्द लगा हुआ, यानी कि इनका उपनाम क्या है, बेनीपुरी। अब बेनीपुरी क्यों है, क्योंकि जिस गांव में ये रहते थे या फिर जहाँ पर इनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम बेनीपुरी है, और उसी के आधार पर यानी कि उनके गांव के नाम पर ही इन्होंने अपना उपनाम रखा राम वृक्ष बेनीपुरी। वैसे तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए बेनीपुरी इनके गांव का नाम है, जो कि मुजफ्फरपुर जिले में आता है, जो कि बिहार में है। साथ ही साथ इनके जन्म मरण की हम बात करेंगे, इन्होंने कौन कौन से संस्मरण और निबंध लिखे, साथ ही साथ इनके नाटक के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो इत्मीनान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा, इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 सितंबर 1968 में हुई थी। अब बात करते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी किस प्रकार के लेखक थे। तो ये भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी साहित्यकार के साथ साथ पत्रकार और संपादक भी थे। कौन, राम वृक्ष बेनीपुरी। और ये हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार कवि थे। याद रखिएगा, जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं ये हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार कवि थे। चलिए अब इनकी प्रमुख नाटक के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अम्बपाली, सीता की माँ, सहमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, सिंह विजय, शकुंतला, राम राज्य, नेत्रदान, गांव के देवता, नया समाज, बेजू मामा और शमशान में अकेली अंधी लड़की के हाथ में अगरबत्ती, जो कि 2012 में लिखी गई नाटक है। तो ये सभी किसके द्वारा लिखी गई नाटक है, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। चलिए अब हम इनके संस्मरण तथा निबंध के बारे में आपको जानकारी देंगे, ध्यान से सुनिएगा। पतितों के देश में, चीता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, माटी, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, उड़ते चलो और मील के पत्थर, ये सभी इनके संस्मरण तथा निबंध के अंतर्गत आते हैं। तो सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है, इनको याद कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, पहला वाला होगा। चलिए छठा प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दुलाई वाली कहानी के रचयिता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपने दुलाई वाली के बारे में सुना होगा। आपको यह भी पता होगा कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। इसमें मतभेद बहुत ज़्यादा है, यानी कि अलग अलग लेखक अलग अलग कहानियाँ बताते हैं कि पहली ये है, पहली वो है। लेकिन पहली हिंदी में दुलाई वाली भी आती है, जो कि 1907 में प्रकाशित हुई थी, जो बंग महिला के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि चारों विकल्पों में दुलाई वाली आपको कहानी दे कि पहली कहानी कौन सी है और वहाँ पर दुलाई वाली हो, तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुलाई वाली भी कहानी पहली मानी गई है। तो यहाँ पर देखिए दुलाई वाली कहानी के रचयिता के बारे में पूछा है, भारतेंदु है, किशोरी लाल गोस्वामी है, राजेंद्र बाला घोष है या फिर राधिका रमन प्रसाद सिंह है। तो यहाँ पर दुलाई वाली कहानी के जो रचयिता हैं दोस्तों वो राजेंद्र बाला घोष है। राजेंद्र बाला घोष एक महिला हैं और इनका जन्म हुआ था 1882 में। कहाँ हुआ था, ये वाराणसी में हुआ था। और इनको बचपन में रानी और चारूबाला के नाम से भी पुकारा जाता था। और राजेंद्र बाला घोष हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी, ये याद आपको रखना है। इनके जन्म के बारे में आपको याद रखना है। इनका जन्म 1882 में हुआ था और इनकी प्रमुख कहानी कौन सी है, दुलाई वाली है, जो कि 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इसमें मतभेद जरूर है, लेकिन पहली हिंदी कहानी कही जाने वाली कहानियों में से एक बंग महिला की भी है, जो कि राजेंद्र बाला घोष है। और इनकी जो पहली कहानी है वो दुलाई वाली थी, जो कि 1907 में प्रकाशित हुई थी। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है, जो जो मैंने आपको बताया। चलिए अगला प्रश्न है, राजा नीरबसिया किसकी रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, एग्जाम में पूछा जाता है। कमलेश्वर,
कमल जोशी, राजेंद्र यादव या फिर निर्मल वर्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा जो राजा निर्बसिया रचना है वो कमलेश्वर की रचना है। याद रखिएगा कमलेश्वर की जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वो कहानी हो या फिर उपन्यास हो या फिर इनके द्वारा जो फिल्मों के संवाद कहानी या फिर पटकथा लिखी है वो हो, सभी आपको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने कहानी 300 से ज़्यादा लिखी है। कि इन्होंने कमलेश्वर ने 300 से ज़्यादा कहानी लिखी है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि 300 से ज़्यादा कहानियाँ किसने लिखी है तो वो कमलेश्वर ने लिखी है। और कमलेश्वर की पहली रचना कौन सी या फिर पहली प्रथम कहानी कौन सी है तो वो है राजा निर्बसिया। यदि एग्जाम में पूछे राजा निर्बसिया क्या है तो ये कहानी है कमलेश्वर की है, ये पहली कहानी है और इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानी लिखी है। और कमलेश्वर ने 99 से ज़्यादा फिल्मों के संवाद कहानी या पटकथा लेखन में काम किया है। तो ये सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। देखिए इनके जन्म के बारे में बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 6 जनवरी 1932 में। कहाँ हुआ था? मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 जनवरी 2007 में। कहाँ पर हुई थी? फरीदाबाद में। चलिए ये तो हुई इनके बारे में जानकारी। यदि हाँ इनका पूरा नाम पूछे कि भाई कमलेश्वर का पूरा नाम क्या था, तो याद रखिएगा पूरा नाम इनका कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था। क्या नाम था इनका पूरा? कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था। और जो राजा निर्बसिया हैं इनकी प्रथम कहानी संग्रह हैं। और कमलेश्वर हिंदी लेखन 20वीं सदी के सबसे सशक्त लेखकों में से एक समझे जाते हैं। चलिए अब इनके प्रमुख उपन्यास के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोई ना कोई उपन्यास एग्जाम में पूछा जाता है। जो प्रमुख है उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, जैसे कि एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान। देखिए कितने पाकिस्तान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। आपने देखा होगा कितने पाकिस्तान किसकी रचना है, तो ये रचना किसकी होगी? कमलेश्वर की होगी। और अंतिम सफ़र यानी कि इनका जो अंतिम सफ़र है ये अंतिम इनका अधूरा उपन्यास है। यदि एग्जाम में पूछे कि कमलेश्वर का अधूरा उपन्यास कौन सा था तो वो कौन सा था? अंतिम सफर। एक बार फिर प्रश्न को दोहरा देता हूँ। प्रश्न में पूछे कि कमलेश्वर जी का अधूरा उपन्यास कौन सा था तो वो अंतिम सफर था। और यदि प्रश्न में पूछे कि उसको पूरा किसने किया तो याद रखिएगा जो अंतिम सफर है वो पूरा किया था तेजपाल सिंह धामा ने उनकी पत्नी गायत्री कमलेश्वर के अनुरोध पर। किनकी पत्नी? कमलेश्वर की पत्नी ने किससे अनुरोध किया? तेजपाल सिंह धामा को अनुरोध किया उनकी पत्नी गायत्री कमलेश्वर ने। और पूरा इन्होंने ही किया था उनका अधूरा उपन्यास अंतिम सफ़र। तो इन सभी बातों का ध्यान आप लोग को रखना है। साथ ही साथ जो कमलेश्वर ने 99 फिल्में के संवाद कहानी या फिर पटकथा लेखन में काम किया उसके बारे में आपको बता देता हूँ कुछ प्रमुख फिल्मों के बारे में, जैसे कि सोतन की बेटी, लैला, यहाँ देश, रंग बिरंगी, सोतन, साजन की सहेली, राम बलराम, मौसम और आंधी। ये इनकी प्रमुख फिल्में थी जो इन्होंने लिखी थी। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख कहानियों में, जो कि 300 से ज़्यादा इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। उसमें से जो प्रमुख है उनके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको याद कर लेना है कि कमलेश्वर जी ने अपने जीवन काल में अलग अलग समय पर उन्होंने 7 पत्रिकाओं का संपादन किया। कितनी पत्रिकाओं का संपादन किया था कमलेश्वर जी ने? 7। अब 7 कौन कौन सी है? पहली है विहान पत्रिका, नही कहानी पत्रिका, सारिका पत्रिका, कथा यात्रा पत्रिका, गंगा पत्रिका, इंगित पत्रिका और श्री वर्षा पत्रिका। ये 7 पत्रिकाओं का संपादन किया है कमलेश्वर जी ने अपने जीवन काल में अलग अलग समय पर। तो इन 7 को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इनकी प्रमुख कहानियों के बारे में जान लेते हैं जो कि इन्होंने 300 से अधिक लिखी है, जिसमें प्रमुख है राजा निर्बसिया, मांस का दरिया, नीली झील, तलाश, बयान, नागमणि, अपना एकांत, आकस्मित, जिंदा मुर्दे, जार्ज पंचंग की नाक, मुर्दों की दुनिया, कस्बे का आदमी और स्मारक। ये सभी इनकी प्रमुख कहानियां हैं जो कि आपको याद करना है। और यह नहीं भूलना है कि इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी थी। किसने? कमलेश्वर जी ने। तो ये यहाँ पर, और साथ में दोस्तों कुछ इनकी मैं नाटक के बारे में भी आपको बता देता हूँ। अब इतना कुछ बताया है तो नाटक इन्होंने देखिए 3 ही लिखी थी। कितनी लिखी थी नाटक इन्होंने? 3 लिखी थी। कौन कौन सी? अधूरी आवाज़,
रेत पर लिखे नाम और हिंदुस्तां हमारे, ये 3 नाटक इन्होंने लिखी थी कमलेश्वर जी ने। यदि पूछे कि इन्होंने कितनी नाटक लिखी थी, 3 कौन कौन सी, अधूरी आवाज़, रेत पर लिखे नाम और हिंदुस्तां हमारा। तो याद रखिएगा इन सभी बातों को। वैसे तो आपको एक बार में ध्यान नहीं आएगा ये सब, आपको ये वीडियो को एक बार फिर देखना पड़ेगा। तो देखने के बाद एक बार फिर रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, राजा नीरवस्य की रचना कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। चलिए 8वां प्रश्न है, अधिकांश सुख कितना मादक और सारहीन है, यहाँ पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न तो वैसे ही बन रहे हैं कि यहाँ पंक्ति किसके द्वारा दी गई है, तो ये प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा दी गई पंक्ति है और ये एक नाटक से ली गई है। कौन सी नाटक से ली गई है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु या फिर ध्रुव स्वामिनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो जो चारों नाटक है ये जयशंकर प्रसाद की हैं, लेकिन जो यहाँ पंक्ति लिखी गई है ये किस नाटक से ली है, तो यहाँ स्कंदगुप्त नाटक से ली गई पंक्ति है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यहाँ पंक्ति प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से ली गई पंक्ति है। साथ ही साथ चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी ये तीनों भी जयशंकर प्रसाद की ही नाटक है। तो यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनकी मुख्य रचनाओं के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर देखिए इनकी जीवनी के बारे में हम जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 1889 में जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद का। और कहाँ पर हुआ था, तो ये वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, और वाराणसी में। जन्म भी वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु भी वाराणसी में हुई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इनकी मुख्य रचनाओं के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि चित्रधारा, कामायनी। कामायनी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, 1935 में लिखी थी, याद रखिएगा। यदि सन पूछे कामायनी कब लिखी गई थी या फिर कब प्रकाशित की गई थी, तो ये 1935 में प्रकाशित की गई थी। पूछा जाता है कामायनी के बारे में। आंसू लहर झरना, आंसू लहर झरना के बारे में पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुव स्वामिनी, तितली, कंगाल, प्रेम पथिका, कानन कुसुम और महाराणा का महत्व, ये सभी इंपॉर्टेंट यानी कि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं हैं। इनको आपको याद कर लेना है, ये एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो आगे हम यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न हमारा, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको लाइक कर देना है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार है, यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आपको बताना है कौन है, देव है, मतिराम है, केशव है या फिर चिंतामणि है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा केशव। याद रखिएगा केशवदास जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार है। चलिए अब बात करते हैं केशवदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। साथ ही साथ मैं आपको इसके बाद बताऊंगा केशवदास के प्रमाणित 9 ग्रंथों के बारे में। 9 ग्रंथ कौन कौन से हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा केशवदास जी का जन्म 1555 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था। अब इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1618 में हुई थी। याद रखिएगा केशवदास जी का जन्म 1555 में ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1618 में हुई थी। चलिए अब बात करते हैं केशवदास के जो प्रमाणित 9 ग्रंथ हैं उनके बारे में। पहला है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीरसी देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बाबनी, जहांगीर जस चंद्रिका, नवसिख और छंदमाला। ये 9 प्रमाणित ग्रंथ हैं केशवदास के। तो याद रखिएगा ये 9 ग्रंथों के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए आलाखंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आलाखंड, आलाखंड का लेखक यानी कि आलाखंड के लेखक के बारे में आपको बताना है कौन है। चंद्रबरदाई है, नलपति नाला है, जगनीक है या फिर दलपत विजय हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जगनीक। याद रखिएगा आलाखंड के जो लेखक होंगे वो जगनीक होंगे। साथ में आपको पता होना चाहिए कि जगनीक किसके दरबारी कवि थे और इन्होंने जो आलाखंड लिखा इसमें किसका वर्णन
किया है। तो याद रखिएगा जगनीक, कालिंजर तथा महोबा के शासक परमाल के दरबारी कवि थे। परमाल रासों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसके रचिता कौन है? तो इसके रचिता जगनीक है। और परमाल रासों में से ही निकला एक खंड कौन सा है? आला खंड है। याद रखिएगा जगनीक, कालिंजर तथा महोबा के शासक परमाल के दरबारी कवि थे और आला खंड परमाल रासों का एक खंड ही माना जाता है। अब बात करते हैं कि आला खंड में इन्होंने किसका वर्णन किया है। तो याद रखिएगा आला खंड में इन्होंने 52 लड़ाइयों का, आला खंड में महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आला और उदल का रोमांचकारी वर्णन किया है। किसमें? आला खंड में। ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में याद रखना है कि परमाल रासों के लेखक कौन हैं? तो वो जगनीक ही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मागधी से हुआ है, अर्धमागधी से, शोरसेनी से या फिर पेशाची से? तो याद रखिएगा जो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है वो अर्धमागधी से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। यदि पूर्व हिंदी की जगह पर यहाँ पर पश्चिमी हिंदी के बारे में पूछे कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो वो शोरसेनी से हुआ। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। पूर्वी हिंदी की पूछे तो इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और पश्चिमी हिंदी की पूछे तो इसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, कितने प्रकार की आती हैं? तो याद रखिएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कितनी आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत? 3। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये आपको ध्यान में रखना है। 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अवधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवधी को बेसवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? बेसवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है अवधी को। साथ ही पश्चिमी हिंदी के बारे में पूछा जाए कि पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? तो इसमें 5 बोलियां आती हैं। किसमें? पश्चिमी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं और पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। ये 5 हिंदी पश्चिमी हिंदी में आती है और पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है और पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए अपभ्रंश व्याकरण के रचनाकार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दामोदर हैं, भोज हैं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं या फिर हेमचंद्र हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हेमचंद्र। याद रखिएगा अपभ्रंश व्याकरण के रचनाकार हेमचंद्र है। हेमचंद्र कौन थे? हेमचंद्र महान गुरु थे, समाज सुधारक थे, धर्माचार्य थे, गणितज्ञ एवं अद्भुत प्रतिभाशाली मनीषी थे हेमचंद। हेमचंद के जन्म की बात करें, ये एक आचार्य थे। याद रखिएगा आचार्य हेमचंद इनका पूरा नाम है। आचार्य हेमचंद का जन्म 1145 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1229 में हुई। याद रखिएगा इनका जन्म 1145 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1229 में हो गई। याद रखिएगा अपभ्रंश व्याकरण के रचनाकार कौन होंगे? हेमचंद होंगे। चलिए सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और जो मैं आपको बताऊं उसको ध्यान से सुनना है। यदि प्रश्न में पूछे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे तो राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन यदि एग्जाम में पूछे सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक और विकल्प में श्याम सुंदर दास दिया हो तो राइट आंसर हमारा श्याम सुंदर दास होगा। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछे साधारण तौर पर और महावीर प्रसाद द्विवेदी विकल्प में हो तो राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। लेकिन यदि एग्जाम में पूछे कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे और विकल्प में श्याम सुंदर दास आए तो राइट आंसर हमारा श्याम सुंदर दास होगा। क्यों होगा इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिए इस पत्रिका का प्रारंभ कब और कहां से हुआ था? तो याद रखिएगा इलाहाबाद से सन 1900 ईस्वी के जनवरी मास में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1900 में। और यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो संपादक रहे हैं वो कब से कब तक रहे हैं सरस्वती पत्रिका के? तो ये रहे हैं 1903 से 1920 तक। याद रखिएगा कब से कब तक रहे हैं? 1903 से 1920 तक संपादक रहे हैं सरस्वती पत्रिका के। जो 1900 से 1903 के बीच का जो समय है उसमें कौन रहे हैं? श्याम सुंदर दास रहे हैं। इसलिए सरस्वती पत्रिका के जो संपादक माने जाते हैं पहले वो श्याम सुंदर दास माने जाते हैं, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। तो जो मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान में
रखना है। इस सरस्वती पत्रिका में पृष्ठ की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा 32 थी, जिसका जो मूल्य था वो कितना था, 4 आने था। कितने था, 4 आना। चलिए, ये हुआ सरस्वती पत्रिका के बारे में बात। अब बात करते हैं कि पहला समाचार पत्र यानी कि पहला हिंदी का समाचार पत्र कौन सा था, एग्जाम में पूछा जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता है इसका समाचार पत्र कौन सा है, कब प्रकाशित हुआ था, तो ये उत्तम मार्तंड हैं। और इसके संपादक के बारे में पूछे कि इसका संपादक कौन है, तो वो है जुगल किशोर शुक्ल। कब हुआ था प्रकाशित, तो ये हुआ था 30 मई 1826 को। याद रखिएगा 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था उत्तम मार्तंड, जिसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 मई को ही बनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 मई को। याद रखिएगा। साथ में यहाँ पर देखिए 3 विकल्प आपको और दिख रहे हैं, श्याम सुंदर सेन, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। तो इन्होंने भी पत्रिकाएं लिखी है। कौन सी पत्रिकाएं लिखी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, श्याम सुंदर दास ने समाचार सुधावर्षण लिखी है, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। कब होती थी, 1854 में। साथ में बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात करें तो उन्होंने हिंदी प्रदीप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है, ये मासिक पत्रिका थी, इलाहाबाद से निकलती थी और 1877 में इन्होंने प्रकाशित किया था हिंदी प्रदीप को। अब बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। इन्होंने जो पत्रिका निकाली थी जिसका नाम ब्राह्मण है, और ब्राह्मण पत्रिका एक मासिक पत्रिका थी, कानपुर से निकलती थी। और 1880 में इन्होंने इसका जो ब्राह्मण पत्रिका है इसका प्रकाशित वर्ष क्या है, 1880 है। तो इन चारों विकल्पों के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दी है। जहाँ तक मुझे लगता है आपके सामने यदि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो उसमें आप गलती नहीं करेंगे। चलिए, कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। सूरदास है, परमानंद दास है, तुलसीदास है या फिर केशवदास है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तुलसीदास। याद रखिएगा, कृष्ण गीतावली के जो रचनाकार है वो तुलसीदास जी है। और तुलसीदास जी को आदि काव्य रामायण के रचिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। किसको, तुलसीदास जी को। यहाँ पर श्री कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी का ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर व रसमय गीत काव्य। यहाँ पर देखिए, कृष्ण गीतावली क्या है, एक काव्य है जो कि ब्रज भाषा में रचित है, जो कि अत्यंत मधुर और रसमयी है। तो ये आपको याद रखना है। साथ में तुलसीदास जी का पूरा नाम क्या है, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनकी जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1511 में राजापुर उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 काशी में। याद रखिएगा, 1511 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जाने जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उसमें रामलला नहचू है, वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्न है, जानकी मंगल हैं, रामचरितमानस है, सतसई हैं, पार्व मंगल हैं, गीतावली हैं, विनय पत्रिका हैं, कृष्ण गीतावली हैं, बरवे रामायण हैं, दोहावली हैं और कवितावली हैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि प्रश्न में पूछे कि तुलसीदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है, तो वो रामचरितमानस है। याद रखिएगा। और कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है, तो वो तुलसीदास जी हैं। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। तो यहाँ पर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार किस रचना को नहीं मिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। किस रचना को नहीं मिला साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार, हेमतरंगिणी, अंधा युग, नीला चांद या फिर लोग भूल गए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अंधा युग। याद रखिएगा, अंधा युग जो कि एक नाटक है और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है। इस नाटक को नहीं मिला है साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार। हेमतरंगिणी, नीला चांद, लोग भूल गए, इन तीनों रचनाओं को साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न में पूछा गया था किसको नहीं मिला है, तो अंधा युग को नहीं मिला है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये सर्वप्रथम कब दिया गया था, तो ये 1955 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1955 में दिया गया था और ये हर वर्ष दिया जाता है। यदि मैं 1955 से लगाकर 2019 तक जितने भी पुरस्कार मिले हैं उनकी बात करूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप किसी भी हिंदी के बुक में इन सभी जितने भी
रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं कब मिला, लेकिन जो 3 रचनाएं हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। यदि पूछे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुआ था, तो ये 1955 में हुआ था। और सबसे पहली रचना कौन सी है, तो वो हेम तरंगिनी है। हेम तरंगिनी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1955 में। हेम तरंगिनी क्या है, तो ये काव्य रचना है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई एक काव्य रचना है। अब बात करते हैं नीला चांद की। तो ये नीला चांद एक उपन्यास है जो कि शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है, और इसको साहित्य अकादमी द्वारा जो पुरस्कार है ये कब मिला, तो इसको मिला था 1990 में। याद रखिएगा, नीला चांद को 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब बात करते हैं लोग भूल गए। लोग भूल गए ये एक काव्य है जो कि रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है, और इसको साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार कब मिला था, तो ये मिला था 1984 को। याद रखिएगा, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। हेम तरंगिनी एक काव्य है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। कब इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो 1955 को मिला। अंधा युग एक नाटक है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। नीला चांद एक उपन्यास है जो कि शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है, और इसको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और लोग भूल गए एक काव्य है जो कि रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है, और इसको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो 1984 को मिला है। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।